हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम सब जानते हैं कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में अभी कुछ ही टाइम पहले काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और अब जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर एंड सीईओ भी रिलायंस में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रिलायंस की इस सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, जो कि सही में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर रिलायंस जियो ऐसा क्या खास कर रही है जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स एंटरप्रेन्योर्स इस कंपनी में लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हर किसी की सक्सेस का रीजन उसके पास्ट में छुपा होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे रिलायंस जियो की केस स्टडी, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में रेवोल्यूशन ला दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करते ही उस इंडस्ट्री की 18 कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। 2005 में रिलायंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। मुकेश अंबानी के पास आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अनिल अंबानी के पास चली गई रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। और इसी के साथ मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट रिलायंस इन्फोकॉम अनिल अंबानी के पास चला गया। मुकेश अंबानी के मांगने पर भी उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला और कुछ साल इस पर केस भी चला, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 2009 में मुकेश अंबानी ने इस बात को समझा कि रिलायंस इन्फोकॉम के पीछे भागने से उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, इसलिए उन्होंने रिलायंस इन्फोकॉम का पीछा छोड़ दिया। पर उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर अभी भी गिव अप नहीं किया था। जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड IBSL का 96% स्टेक 4,800 करोड़ में बाय कर लिया। फिर 3 साल बाद जनवरी 2013 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का नाम चेंज करके रिलायंस जियो रख दिया गया। गाइस, कंपनी तो 2013 में ही फॉर्म हो गई थी, बट इसके प्लान्स आए 2015 में। ऐसा क्यों? मुकेश अंबानी चाहते तो 2013 में ही इसे एक टेलीकॉम कंपनी के रूप में स्टार्ट कर सकते थे, पर वो अगर ऐसा करते तो शायद आज जियो को इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब मैंने आपको पबजी की केस स्टडी दी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसे पबजी की लॉन्च की टाइमिंग और उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया था। ऐसा ही कुछ या हम कह सकते हैं इससे भी बड़े लेवल की स्ट्रेटजी का यूज़ किया है मुकेश अंबानी ने। 2012, 13, 14 जियो के आने से पहले इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज या डेटा बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ करता था। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका मोस्टली रिवेन्यू वॉइस कॉल के थ्रू जनरेट होता था। तो इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितनी भी प्राइस वॉर होती थी, जितने भी नए प्लान्स आते थे, वो सब वॉइस कॉल के लिए ही होते थे। और जैसे जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, चीज़ें डिजिटल होती जा रही थी, वैसे वैसे ही लोगों ने डेटा पैक बाय करना शुरू कर दिया था। डेटा महंगा था, बट किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और इसी चीज़ का पूरा फायदा ही टेलीकॉम कंपनीज उठा रही थी। और इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए मुकेश अंबानी को रास्ता मिल गया था टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री करने का। पर अभी भी उनके रास्ते में दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी 4G। 4G टेक्नोलॉजी उस वक्त तक पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई थी और किसी भी कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज को 3G से 4G करने में या 2G से 3G करने में बेसिकली अपग्रेड करने में बहुत मुश्किल होती है। अब किसी पुरानी और स्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए ये फिर भी इतना मुश्किल काम नहीं था, पर किसी नई कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था। अब वैसे तो ये एक प्रॉब्लम थी, बट जियो ने इसे एक एडवांटेज की तरह यूज़ किया। मुकेश अंबानी ने ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और 3G 2G का कॉन्सेप्ट खत्म करके सीधा 4G लॉन्च किया। अब चाहे 3G हो, 4G हो या 5G हो, इन टेक्नोलॉजीज के सिम कार्ड आने से पहले इनके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जियो ने सीधा 4G लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि है प्राइसिंग। अब मान लेते हैं कि जियो मार्केट में आया और बाकी कंपनीज के प्लान्स के कंपैरेटिवली अपने प्लान सस्ते बेचने लगता, तो उसके पास कस्टमर्स तो आते, बट बाकी कंपनीज ये चीज़ देखकर अपने प्राइस भी गिरा देती और फिर जियो का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। अब यहाँ पर बारी आती है मुकेश अंबानी के मास्टर प्लान की, जो कि रीज़न था इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन का, और वो मास्टर प्लान था फ्री सर्विसेज। 27 दिसंबर 2015 लेट धीरूभाई अंबानी की 83rd बर्थडे एनिवर्सरी को मुकेश अंबानी ने लॉन्च किए जियो 4G के प्लान्स। उन्होंने जियो प्रोजेक्ट में 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और 3 महीने के लिए सबको फ्री इंटरनेट सर्विसेज, वॉइस कॉल्स एंड फ्री टेक्स्ट मैसेजेस का प्लान प्रोवाइड करके पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। अपना यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए एक आधार कार्ड पे 8 सिम प्रोवाइड करी। ये था मुकेश अंबानी का एक्शन। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले एक बात बताओ मुझे, आपने ये बात हमेशा ऑब्जर्व की होगी कि जब 3G आया था तो 2G में इंटरनेट चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, एंड सेम जब 4G आया तो 3G की स्पीड बहुत कम हो गई थी। बट यहाँ पर 4G था सिर्फ जियो के पास, और अब बाकी जो बची हुई कंपनीज थी उनके पास अपग्रेड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसी वजह से बाकी सारी कंपनीज का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया था। और जब तक उन्होंने अपग्रेड किया तब तक उनकी यूजर्स का एक बड़ा पार्ट जियो में शिफ्ट हो चुका था और उन्हें जियो से वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
बिकॉज जियो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। अब कोई भी और टेलीकॉम कंपनी अपने प्राइस गिरा सकती थी, पर प्राइस को जीरो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसीलिए जिन टेलीकॉम कंपनीज के पास ज़्यादा बैकअप नहीं था वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो गई। जियो के लॉन्च के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में 21 में से 18 कंपनीज का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया था और जो 2-3 बची थी वो बहुत बुरी हालत में थी। और ऐसे शुरुआत हुई रिलायंस जियो 4G की। 2015 में जब रिलायंस जियो स्टार्ट हुई थी तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $21 बिलियन थी और उनकी 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $77.3 बिलियन की हो चुकी है। एंड फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी इज द 5th रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो गाइज अब देखते हैं रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद की जर्नी। जियो के स्टार्ट होते ही शाहरुख खान को जियो का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया और इसकी वजह से जियो को काफी अच्छा बूस्ट मिला। फिर जियो ने अपने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करके अपना कस्टमर बेस बढ़ाया, जैसे जियो 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज और जियो 5, जो कि फिर से एक गेम चेंजर था। जियो ने अपना फोन भी लॉन्च किया जियो लाइफ के नाम से, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम थी। जियो लाइफ को सक्सेस तो मिली बट वो फिर भी अपना मार्केट में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट बना नहीं पाया। और इसी के साथ जियो ने अपने बहुत सारे ऐप्स भी लॉन्च किए, जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक। बाद में सावन खरीद के जियो सावन बन गया, फिर जियो ड्राइव, जियो मनी वॉलेट एंड एटसेट्रा। और फिर अभी कुछ ही टाइम पहले मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के फाउंडर एंड CEO ने जियो का 9.9% स्टेक बाय किया जियो मार्ट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अब काफी टाइम से लाइव भी है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड गाइस, फेसबुक जियो डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस 900 रुपए से उठकर सीधा 1700 रुपए पर आ गया और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट में अराउंड 2000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया में दूसरी सबसे वैल्यूएबल एनर्जी फर्म बन गई है। एंड अभी बात चल रही है कि जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेज़न के फाउंडर एंड CEO भी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करेंगे। गाइस, ये तो फिर भी फेमस इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड ना जाने कितने इन्वेस्टर्स मुकेश अंबानी के पीछे पड़े होंगे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी रिलायंस जियो की केस स्टडी। एंड गाइस, हमने अपने चैनल द इन्वेस्टर पोर्ट पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है, द इन्वेस्टर पोर्ट अपडेट्स के नाम से, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड डेली न्यूज़ प्रोवाइड किया करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख सको। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।